अच्छा ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपना टॉपिक छोड़ा था। तकरीबन जावास्क्रिप्ट हमारी एंड हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन सारे ही पार्ट्स कवर कर लिए हैं। बेसिक से लेके फंडामेंटल्स, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस वगैरह, एरेज, लूप्स वगैरह सब कुछ हमारा हो गया। डॉम वगैरह हो गया, एसिंग अवेट हो गया, बेसिकली एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एंड हमने एट द एंड जावास्क्रिप्ट में फेचिंग करना भी देख लिया कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपने डेटा गेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम काम कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया है। अब कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में बीच में हमसे रह गई थी, जो कि है हमारे पास एक है हमारे पास एरे के मेथड्स। अब बात आती है कि एरे के मेथड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा जिक्र करने का क्या मतलब है। तो अगर याद करें तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास एरे के मेथड्स तीन टाइप्स के हैं। एक बेसिक मेथड होंगे जिसमें हमारे स्लाइस, स्प्लाइस, पॉप, पुश के सारी चीज़ें बीच में आती हैं। अगले हमारा आता है एरे के सर्चिंग मेथड्स, यानी अगर आपने कोई एरे में चीज़ सर्च करें तो आप उसकी मदद से बड़ी इजीली सर्च कर सकते हैं। और हमारे पास तीसरी टाइप आती है एरे इटरेशंस। इटरेशन से मुराद एरे के लूप्स, जिसमें आप एरे के वो लूप इस्तेमाल कर सकें। अभी तक हम लोगों ने कौन सा लूप इस्तेमाल किया एरे के लिए? फॉर लूप या फॉर ऑफ लूप इस्तेमाल किए। इसके अलावा हमारे पास एरे की कुछ ज़ाती अपने लूप्स हैं। आज हम लोग ये चीज़ें देखेंगे और अपना आगे काम बढ़ाएंगे और अपनी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे ही एंड करेंगे। अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास बेसिक मेथड एरे के कौन से हैं, तो ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास पॉप, पुश और क्या थे हमारे पास, स्लाइस, स्प्लाइस हो गए हैं, शिफ्ट अनशिफ्ट हो गए हैं, चार ऐड, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो बीच में थी, ये सारा कुछ हमारे पास बीच में उन बेसिक में कवर अप हो गया था। अगले हमारे पास आते हैं एरे के सर्चिंग मेथड्स। एक हमारे पास एरे सॉर्टिंग मेथड्स भी हैं। सॉर्टिंग के मेथड्स आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं? डॉट टू सॉर्ट, डॉट टू रिवर्स, ये मेथड्स देखे थे ना आप लोगों ने, कि एरे को हम लोग उल्टा कैसे कर सकते हैं, रिवर्स कैसे कर सकते हैं। यही भी हम लोगों ने देखे थे। अगर हम लोग यहाँ पे पुराने कोड में देखे तो हमने एरे के सॉर्टिंग मेथड्स वगैरह भी देखे थे। इसके अलावा हमारे पास अब आते हैं एरे की सर्चिंग मेथड, कि अगर एरे में आपको कोई चीज़ सर्च करनी है कि हमारी जो एरे है उसमें कोई डेटा अवेलेबल है कि नहीं। अब बात यहाँ पे पूछने की है कि यार एरे में हम खुद ही देख सकते हैं ना, लेकिन अभी हमारे पास एरे में कितने आइटम्स है? 50 है, 60 है, 100 है। कल को 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, फिर कैसे ढूंढोगे? ढूंढना तो तब भी है ना। तो हम लोग बने बनाए मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, दो तीन लाइनों के कोड की मदद से अपना वक्त बचाते हुए एरे में सर्चिंग करेंगे। और सबसे आखिर में हमारे पास आते हैं एरे के इटरेशंस। इटरेशन से मुराद हमारे पास एरे के लूप्स वगैरह जो हैं, जिनकी मदद से हमारे पास एरे में से डेटा निकल सकता है। इसके अलावा अगर आपने एरे के ऊपर कोई फिल्टर्स लगवाने हैं या कोई एक्शंस परफॉर्म करने हैं या अपने एरे को छोटा करना है, ये सारा कुछ हमारे पास बीच में अवेलेबल है। अगर हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं अपने ब्राउजर में, हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये हमारे पास अ, ये एरे के मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास इन्होंने खुद ही मेथड्स में डिफाइन किया हुआ है। ये जो सबसे पहले थे लेंथ वगैरह, ये सारे हमारे पास कौन से हैं? बेसिक में एरे मेथड्स आ गए हैं। उसके बाद एरे के सर्चिंग मेथड्स, ये हमारे पास देखें, इसमें एक आएगा इंक्लूड्स और फाइंड, इसको हम लोग अभी देखेंगे। एरे के सॉर्टिंग मेथड हमारे पास ये वाले हैं, जिसमें हमने देखे सॉर्ट, रिवर्स, टू सॉर्टेड, टू रिवर्स, ये चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। हमारे पास सॉर्टिंग के मेथड्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इटरेशंस देखनी है और आज सर्च देखना है कि हमारे पास एरे में सर्चिंग कैसे होनी है। तो लेट से मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, या फिर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये दूं कि मेरे पास एरे में डेटा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है और मैं अभी लोगों की एंट्रीज कर रहा हूँ, यानी मेरा स्टाफ है, मैं स्टाफ की एंट्रीज कर रहा हूँ। अब मेरे जहन से निकल गया है कि यार मैंने इस बंदे का नाम एरे में डाला था कि नहीं। तो मैं ये चीज़ चेक कर सकता हूँ कि हाँ, अगर मेरे पास स्टाफ ज़्यादा है, 100 200 बंदे हैं, तो मैं खुद ही कैसे ढूंढूंगा। तो इस केस में मेरे पास बेहतरीन एरे का मेथड आता है कि जिसकी मदद से मैं देख सकूँ कि ये जो नाम है ये एरे में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, या ये वैल्यू, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ क्या एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो मुझे वो हाँ या ना, यानी ट्रू या फॉल्स में जवाब दे देगा। तो मैं एक एरे यहाँ पे बनाता हूँ, कॉन्स्ट फ्रूट्स के नाम से एक एरे बनाते हैं। एक मैं यहाँ पे 50 फ्रूट्स वगैरह ऐड करूंगा, एक 50 फ्रूट्स होंगे ना, और उसके बाद हम लोग आगे इसको इस्तेमाल करेंगे, हमारे आगे मेथड्स में भी ये काफ़ी काम आएगा। तो क्रिएट एरे ऑफ 50 फ्रूट्स, फ्रूट आइटम्स। मैं इसकी मदद से जल्दी बना लेता हूँ ताकि मैं खुद ना बना पाऊँ। तो ये हमें एक एरे के 50, सॉरी कह रहा हूँ, हमें एक 50 फ्रूट दे देगा जो कि हमारी एरे में होंगे। हमने इसके ऊपर सारे एक्शंस आगे परफॉर्म करने होंगे। कि हमारे पास एक 50 फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं। ये मेरे 50 फ्रूट्स हैं। अब काफ़ी सारे हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ बीच में नहीं होंगे। तो मुझे चेक करने की यार, ये जो मैं फ्रूट देखना चाह रहा हूँ, हमारे पास पूरे फ्रूट्स की एरे आ गई है, 50 फ्रूट्स हैं मेरे।
ये मेरे पास VS कोड में AI है, तो मेरे AI की मदद से हुआ है। मेरे पास पेड API पेड AI है क्लॉड, तो मैंने क्लॉड AI की मदद से करवाया है। तो आते हैं यहाँ पे, अब इसको मैंने सर्चिंग करवानी है, तो मैं करूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट एग्जिस्ट। मैं एक वेरिएबल में सारे आउटपुट सेव करूँगा। हमारे पास एरे का क्या नाम है, फ्रूट्स, रखेंगे फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड से मुराद के देखो यार चीज़ है या नहीं। इंक्लूड्स की मेथड में आपने डॉट इंक्लूड्स लिखना है और उसके बाद आपने बताना है कि आप किस चीज़ को एरे में चेक करवाना चाह रहे हैं। लेट से मैंने लिखा टू। अब टू तो मेरे मेरे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो मैं अगर कंसोल करके देखूं कि मेरे पास क्या क्या जवाब आया है, तो देखते हैं। मेरे पास क्या जवाब आया, मेरे पास आया है सिंपली फॉल्स कि टू ट्रू तुम्हारे जो टू है तुम्हारी एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। और मैं अगर कोई ऐसा लिख दूं, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, जो कि मेरी एरे में एग्जिस्ट करता है, तो एप्पल सर्च करने में मेरे पास हम्म चैपल का ये बड़ा लिखा ए, तो हमारे पास आ गया कि ट्रू, कि हाँ तुम्हारी एप्पल एप्पल जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ की मदद से आप हाँ या ना की मदद से देख सकते हैं। अब फायदा क्या हुआ कि लेट्स से अगर आपने डेटा में ऑलरेडी एक एंट्री की हुई है और आपसे पूछे थे कि मैंने की है कि नहीं, तो इस मेथड के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। अगर तो एंट्री नहीं हुई होगी तो फॉल्स आ जाएगा, और अगर एंट्री हुई तो ट्रू, तो आप उस चीज़ को स्किप करके आगे जा सकते हैं। सिंपल सा काम है, हमारे पास इतना बड़ा कोई वो नहीं है। तो डेटा बेस में एक बंदा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं चेक कर लूंगा कि यार ये बंदा है या नहीं। अगर तो नहीं है तो उसे क्रिएट कर दो, अगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको सिंपली स्किप कर लो। डॉट इंक्लूड्स का मेथड हमारे पास कुछ ऐसे आपको हाँ या ना जवाब देता है। इसके अलावा एक हमारे पास मेथड आता है जिसका नाम है हमारे पास फाइंड। फाइंड का मेथड क्या करते हैं, आपको एरे में चीजें ढूंढ के देते हैं। आपको एरे में डेटा वगैरह जरा सर्च करके देते हैं। लेकिन मसला ये ना कि लेट्स से अगर इसको मैंने कहा ना कि मेरे पास एक एरे बनी हुई है, कॉन्स्ट नंबर्स के नाम से एक एरे मैंने बनाई है, तो इसमें आता है 12 13 14 15 18 21 22 25 30। मैंने उसको ये बोला, और मैं ये चेक करवाना चाहता हूँ कि यार देखो मेरी एरे में कितने आइटम्स जो हैं वो 18 से बड़े हैं। मैं इसको ये चीज़ चेक करवाना चाहता हूँ। इसको चले मैं इस वाले को मैं बीच से हटा के किसी दरमियान में डाल दूंगा। तो उसको मैं सिंपली ये चीज़ चेक वेरीफाई करवाना चाहता हूँ कि देखो यार हमारी एरे में ये कितने आइटम्स जो हैं 18 से बड़े हैं। वालेकुम सलाम, शुक्र आप सुनाएं। नहीं, नमाज के लिए निकले मैं। नहीं क्यों, बस ये क्लास एंड हो जाए, इतनी बड़ी क्लास नहीं है, थोड़ी सी है। 5 मिनट में एक टास्क कंप्लीट करके फिर इनको प्रैक्टिस का कहता हूँ, फिर आ जाऊँगा। तो हमारे पास एरे के ये नंबर्स हो रही है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे एक एरे का नंबर्स के एरे बना लिया। मैंने इसमें चेक करना है कि यार देखो कितने जो एलिमेंट्स है एरे के आइटम्स जो हैं वो हमारे पास 18 से बड़े हैं। अब डॉट फाइंड के मेथड हमें सिंपली बता देगा, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो आपको सिर्फ एक नंबर बताएगा। लेट्स से हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा है, 21 है, तो मुझे 21 दे देगा, जबकि 22 भी बड़ा है, 25 भी बड़ा है, 30 भी बड़ा है। तो ये सारे रिजल्ट देने के बजाय मुझे सिर्फ एक आउटपुट देगा, जो कि पहली इंस्टेंस होंगी। जो पहली सर्चिंग का रिजल्ट होगा वो हमें सिंपली प्रोवाइड कर लेगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने यहाँ बात यहाँ पे ये समझनी है कि एरे के अभी जितने भी डॉट फाइंड हो गया, आगे जो मैं कराऊंगा वो सारे के सारे एरे के बाद क्या करते हैं, लूप करते हैं। लूप करके लोग सर्चिंग करते हैं, क्योंकि देखिए डॉट इंक्लूड्स क्या करेगा, एरे के हर एक आइटम को जाके चेक करेगा कि यार वो एप्पल की इक्वल है कि नहीं, तो ये भी लूप कर रहा है। डॉट जो इसके बाद में डॉट फाइंड लगा रहा हूँ वो भी एरे पे लूप करके ही सर्चिंग करता है कि देखो एरे का कौन सा जो लूप करो, जो पहला डेटा निकलेगा, देखो 18 से बड़ा है कि नहीं, दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो। जब इसको तीसरा मिल जाएगा, ये सिंपली क्या करेगा, आउटपुट दे देगा कि हाँ ये हमारे पास 18 से बड़ा है 21। तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली यहाँ पे डॉट फाइंड लगाना है। और लूप्स की जहाँ पे बात हो रही है, तो मैं लूप्स में बात ये करूँ कि जो एरे की लूप है ना, ये बड़े फायदेमंद है। ये इसमें आपको ना इनिशियल पॉइंट की टेंशन है, ना एंडिंग पॉइंट की टेंशन है, ना इंक्रीमेंट की टेंशन है। ये सब कुछ ये खुद ही हैंडल कर दें। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और खासियत ये है, एक और खासियत ये है कि जब भी ये एरे के आइटम्स जो है ना, ये हमारे पर लूप करेंगे एरे के ऊपर, डॉट फाइंड हो गई या आगे जो मैं कराऊंगा, जब भी वो एरे के ऊपर लूप करेंगे, तो लूप करने के बदले आपको हमेशा तीन चीजें मिला करेंगी। एक हमारे पास हुआ करेगी वैल्यू या फिर आइटम, एक हमारे पास आएगा आइटम इंडेक्स, और एक हमारे पास आएगी एरे। अब ये तीन चीजें क्या हैं, जब भी ये लूप करेगा, लूप करने के बदले लेट से भी ये आए नंबर्स को भी लूप करने, तो सबसे पहले क्या मिले, 12।
तो ये मुझे वैल्यू के दे देगा कि यार अभी करंटली मैं किस नंबर से लूप करके आया हूँ, 12 के ऊपर से करके आया हूँ। उसके बाद ये मुझे इंडेक्स में क्या देगा, 12 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 पे, तो मुझे 0 दे देगा। और अगेन किस कौन सी एरे के ऊपर लूप करके आया, तो मुझे ये सिंपली ये पूरी की पूरी एरे बता देगा कि मैं इस एरे के ऊपर से लूप करके आया हूँ, मुझे 0 इंडेक्स के ऊपर क्या मिला है, 12 मिला है। तो जब भी लूप करेगा ये तीन चीजें हमें लाजमी मिलेंगी, वैल्यू, बेसिकली एरे का आइटम, जो आइटम आया है उसका इंडेक्स, और कौन सी एरे पे लूप हुआ है अभी, ये तीन चीजें मुझे लाजमी मिला करेंगी। ये पूरी की पूरी एरे आपको देगा, नाम नहीं देगा, ये नंबर्स नहीं देगा, ये आपको पूरी की पूरी एरे रिटर्न करेगा। तीन चीजें आपको लाजमी मिलेंगी, ये हमें रिसीव करने और रिसीव करके ही हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो मैं डॉट फाइंड की मेथड की तरफ आता हूँ, तो मैं करूंगा कौन, सर्च कर लेंगे, सर्च इज इक्वल्स टू नंबर्स डॉट फाइंड का मेथड। अब ये मेथड जो है ना हमारे पास, ये एरे के हाई ऑर्डर एरे मेथड्स हैं, हाई ऑर्डर एरे मेथड्स। एक हमारे पास लो लेवल होते हैं और एक हमारे पास हाई ऑर्डर होते हैं। हाई ऑर्डर एरे मेथड से मुराद वो ले एरे के मेथड्स, बेसिकली वो फंक्शंस जो कि अपने अंदर एज अ कॉल बैक एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं। यानी कोई भी ऐसा फंक्शन जो एज अ आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन लेना, जो हमने देखा एड इवन लिसनर, एड इवन लिसनर ने भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन लिया था ना, उसमें हम लोगों ने एक इवेंट डाला था और इवेंट के बाद एक फंक्शनलिटी पास की थी ना। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि अपने आर्ग्यूमेंट में एज अ कॉल बैक कोई फंक्शन लेता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, हाई ऑर्डर फंक्शन। या फिर अगर एरे का केस है तो हमारे पास एरे में आएगा हाई ऑर्डर एरे मेथड, ये हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास एक हाई ऑर्डर एरे मेथड है, क्यों, क्योंकि ये अपने पास एज आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन से मुराद क्या होता है, वो फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में भेजे जाए और उसको कॉल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जिसके अंदर वो एज आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन भेजा है, तो इस फंक्शन को कॉल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इस डॉट फाइंड की होगी। तो ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। तो ये जो डॉट फाइंड है ना, ये हमारे पास हाई ऑर्डर एरे मेथड है, क्यों, क्योंकि ये एज आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, ये कैरो फंक्शन बनाया है, क्योंकि शॉर्टर सिंटेक्स है। आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप लिखें फंक्शन, ये आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंटेक्स थोड़ा सा लंबा है, फंक्शन लिखना पड़ा है, तो मैंने इसलिए शॉर्टर सिंटेक्स में सिंपली क्या लिख दिया, एक एरो फंक्शन मैंने सिंपली यहाँ पे बना दिया है। मैंने यहाँ पे एक शॉर्टर सिंटेक्स बना दिया है। अब हमें करना है क्या, मैंने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास एरे भी लूप होगा तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलती है, यहाँ पे किसी भी नाम से रिसीव करो, एज अ पैरामीटर आपको मिल जाती है, इंडेक्स और एरे। ये तीन चीजें आपको लाजमी मिलेगी। वैल्यू में क्या होगा, कौन सा आइटम पे लूप किया, लेट्स से अगर पहली दफा गया तो 12 मिलेगा, देन 13, देन 21। और इंडेक्स में कि 12 जो हमारे पास प्रिंट हुआ है उसका इंडेक्स कौन सा है, 13 का इंडेक्स कौन सा है। और एरे में कि कौन सी एरे पे लूप कर गया है। तो ये सारी चीजें मैं एज अ कंसोल आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। पहले मैंने लिखा वैल्यू, उसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, एंड एट द एंड में करूंगा कंसोल डॉट लॉग एरे। ये देखें, आइटम, इंडेक्स और एरे, इनको अगर मैं तीनों कंबाइन करके लिख लूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने भी कंडीशन नहीं डाली ना, मैंने फिलहाल कंडीशन नहीं डाली है। डॉट फाइंड को भी पता ही नहीं कि मैंने उसको क्या बोला है, आपको इसमें कंडीशन देनी पड़ती है, तो मैंने फिलहाल वो ऐड नहीं किया। तो देखें, आइटम, आइटम का इंडेक्स और एरे, आइटम, आइटम का इंडेक्स और एरे, हमारे पास ऐसा ही है ना, 12, 12, 13, 21। तो यहाँ पे भी यही है, 12, 13, 21। ये तीन चीजें आपको लाजमी मिलती हैं। आप रिसीव करें, इनको इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है, ना रिसीव करें तो फिर भी आपकी मर्जी है। हम लोग नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं या तो वैल्यू करते हैं, वैल्यू हमारे पास नॉर्मली होती है। अच्छा, आपको इनकी डायरेक्शन याद रखनी है, जो सबसे पहले कॉल होगा वो क्या होगा, जो सबसे पहला होगा वो क्या होगा, पैरामीटर जो सबसे पहले वो वैल्यू होगा, दूसरा हमारे पास इंडेक्स होगा और तीसरा हमारे पास एरे होगी। आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात आती है कंडीशन लगाने की कि मैंने कंडीशन क्यों नहीं लगाई। तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी, तो मैंने कंडीशन लगाई रिटर्न के एरे भी लूप करने के बदले मुझे क्या दो, जोन से भी आइटम की वैल्यू, यानी जो हमारे पास एरे का करंटली जो आइटम निकला है, वैल्यू में एरे का आइटम निकलेगा ना, जो भी आइटम हमारे पास क्या है 18 से बड़ा है, मुझे वो रिटर्न करो। तो ये एरे भी लूप करेगा, देखेगा कि 12 18 से बड़ा है, कहेगा नहीं ये तो मैं नहीं देना चाह रहा। उसके बाद हमारे पास आएगा 13 18 से बड़ा है, कहेगा नहीं, कहेगा ये भी नहीं हो रहा।
अगला हमारे पास आएगा 21 18 से बड़ा, कहेगा हाँ ट्रू है, तो कहता है बस ये चीज आगे रिटर्न कर दो और अपनी एग्जीक्यूशन सिंपली स्टॉप कर दो, ये आगे को चेक ही नहीं करेगा। अगर मैं कंसोल करके आऊँ ना तो मुझे सिंपली 21 लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने सर्च को सिंपली अपने पास पेस्ट किया, देखिए क्या मिला 21, जबकि और भी एरे के बड़े आइटम्स अवेलेबल थे, 22 था, 25 था, 30 था, ये हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन इसने वो चीजें प्रिंट नहीं कराई क्योंकि डॉट फाइंड का मेथड जब पहला मैच मिल गया तो इसने अपनी एग्जीक्यूशन सिंपली स्टॉप कर दी है। ठीक है, कहाँ पे गहरे के आखिर में तो काम नहीं कर रहा है, तो देखें इस पे चले ना, इसको 21 किस पे मिला है, अरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर, तो उसने सेकंड इंडेक्स तक एग्जीक्यूशन किया और फिर स्टॉप हो गया, आगे गए नहीं। अगर हमारे पास लेट से ये 21 जो 22 21 मैंने लिखा है ना, ये यहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पे है, तो क्या करेगा, ये आपको फिलहाल नजर तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, पहले पे आया दूसरे पे आया, सबके ऊपर लूप करेगा जब तक उसको 18 से बड़ा नहीं मिल जाता। अगर उसको पहले ही मिल गया तो वो हमारे पास वहीं पे जाके अपनी एग्जीक्यूशन सिंपली स्टॉप कर लेगा। ठीक है, अगर सेव करके देखते हैं तो हमारे पास अगेन वही रिजल्ट आ गए कि जब पहला सर्च हमारे पास सक्सेसफुल हो गया तो एग्जीक्यूशन सिंपली स्टॉप कर लेनी है। तो डॉट फाइंड का मेथड हमारे पास कुछ ऐसे करता है। इसके अलावा हमने डॉट इंक्लूड्स देखा जो कि हमें हाँ या ना में सिंपली जवाब देता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो ये तो हमारे पास एरे के कौन से मेथड हैं, एरे के सर्चिंग मेथड्स हैं हमारे पास। सॉर्टिंग मेथड्स हुए हैं, बेसिक मेथड्स हुए हैं, सर्चिंग भी हमारे पास तकरीबन हो ही गया। अगले हमारे पास है इटरेशंस वाले मेथड, इनको देखते हैं। इसमें हमारे पास मेथड्स मेथड्स में बार बार कह रहा हूँ, बेसिकली आप इनको सर्चिंग फंक्शंस भी कह सकते हैं क्योंकि फंक्शंस है नहीं हमारे पास, इस आप मेथड्स फंक्शन सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगले आते हैं इटरेशंस वाले, ये थोड़े लंबे हैं। इनमें हमारे पास कितने ज्यादा आएंगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ये बाकी को कितने खास नहीं। इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ को आपको बेसिकली किसी आप इसमें प्रोवाइड करने हैं कोई आइटम, लेट से मैंने लिखा कि एप्पल, तो मुझे एप्पल का इंडेक्स बता देगा कि एप्पल कौन से इंडेक्स में पड़ा है, तो मुझे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। फाइंड हमने देखा लास्ट इंडेक्स ऑफ भी आपको एरे का आखिरी वो बता देगा। देखिए हमारे पास ये भी एग्जैक्टली वही चीज है, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि डॉट फाइंड आपको ऑलरेडी एरे का आइटम का इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एरे के इटरेशंस में हूं तो इटरेशंस में हमें देखें फॉर ईच, मैप, फ्लैट मैप, फिल्टर, रिड्यूस, रिड्यूस राइट, एवरी, सम, फ्रॉम, कीज, एंट्रीज, विद, स्प्रेड, रेस्ट, हमारे पास इतने सारे हैं। तो हम लोगों ने इनमें से जो जो देखने हम सारे के सारे वो देखेंगे और अपना काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल सर्चिंग में हमारे पास ये एक हमारे पास कौन से इंक्लूड्स और एक हमारे पास फाइंड है। समझ आई इंक्लूड और फाइंड की, ये जो ये तीन चीजें हमें मिली हैं, इनका ऑर्डर याद है ना, इनका ऑर्डर का भी नहीं भूलना। सबसे पहले वैल्यू, देन इंडेक्स और उसके आखिर में एरे। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग चैट जीपीटी से जाके अपने लिए कोई 50 आइटम्स की एरे बनवा लें, फ्रूट्स की या किसी भी चीज की, क्योंकि आगे हम लोग इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। मेरे जो आगे जितने भी मेथड्स हमने देखे ना, ये इटरेशंस वाले, ये सारे के सारे मैं इसी एरे के ऊपर चलाऊंगा, इसी फ्रूट्स नाम के एरे पे चलाऊंगा। तो आप भी ऐसा करें, अपने पास चैट जीपीटी से बनवा लें या खुद ही लिख सकते हैं तो खुद ही लिख दें, लेकिन नहीं तो उससे बनवा लें और इस चीज की प्रैक्टिस कर दें। हम लोग अगले और चीजें देखते हैं। इसकी समझ आइए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले मेथड देखते हैं। ये हमारा फाइंड और इंक्लूड्स का बेसिक सा मेथड है, इसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं था। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो आगे आ रहे हैं उसमें सबसे पहला एक है हमारे पास फॉर ईच। जो एरे के इटरेशंस वाले मेथड है जो एरे पे लूप करते हैं, उसमें सबसे पहला हमारे पास फॉर ईच है। जरा उसको देखते हैं। फॉर ईच से देखें नाम से पता लगता है हर एक के लिए। वो क्या करेगा, वो हर एक के लिए, अगर आपने लिखा है लेट से फॉर ईच के अंदर आपने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, तो वो हर एक को प्रिंट करा देगा। अगर आपने कोई लॉजिक लिखा है तो वो हर एक के ऊपर जाके अप्लाई कर देगा। मैं कहूँ फॉर ईच का मसला ये है ना कि फॉर ईच अगर लेट से आपने लिखा कि जो हमारे पास नाम है ना एप्पल का, उसे चेंज करके बनाना कर दो या कुछ और कर लो, तो वो जाके क्या करेगा, ओरिजिनल एरे में जाके चेंजेस कर देगा। यानी फॉर ईच के केस में जो फॉर ईच का लूप है उसके केस में सारा फंक्शनलिटी किसके ऊपर परफॉर्म होती है, ओरिजिनल एरे के ऊपर। जबकि हमारे जावास्क्रिप्ट में एक बात समझती है कि यार ओरिजिनल एरे को कभी ना छेड़ो, क्योंकि ओरिजिनल एरे हमेशा ओरिजिनल रहे। तुम्हें अगर काम भी करना तो उसकी कॉपी बना के उसकी कॉपी के ऊपर काम करो, ओरिजिनल एरे के ऊपर कभी भी तुम चेंजेस वगैरह ना करवाया करो। हम लोग ज्यादा यही इसी चीज के ऊपर अमल करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जो फॉर ईच का मेथड है ये लूपिंग करता है, लेकिन लूपिंग के बजाय, लूपिंग के साथ साथ अगर आपने इसमें किसी चेंजेस का बोला तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल एरे में जाके, लेट से मैंने एप्पल के साथ लिखा कि एप्पल के ऊपर एप्पल्स आ जाए, तो ये जाके क्या करेगा, ओरिजिनल एरे में एप्पल को एप्पल्स पे कन्वर्ट कर देगा। इसका ये बड़ा मसला है। अगर आपने कोई लॉजिक वगैरह लिखो ही, बस एक छोटा सा इशू है कि ओरिजिनल एरे को जाके मैनिपुलेट करेगा, ओरिजिनल एरे में जाके मसले क्रिएट करता है, चेंजेस करता है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ मेरी एरे का क्या नाम है, फ्रूट्स है।
तो मैं आके लगाऊंगा फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। अब फॉर ईच का मेथड हमें क्या, मैंने आपसे कहा कि जितने भी मेथड्स हमें क्या देंगे, तीन चीजें, वैल्यू बेसिकली आइटम, आइटम कंटेक्स्ट और पूरी की पूरी एरे, ये तीन चीजें आपको मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे अगेन रिसीव करता हूँ वैल्यू, आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वैल्यू, बस ऑर्डर आपका सही होना चाहिए, आइटम, और एट द एंड हमारे पास एरे आ गई है। अब मैंने लगाया कि यार कंसोल डॉट लॉग क्या करो, सिर्फ एक काम करूंगा, वैल्यू कॉमा आइटम कॉमा एरर। तो देखेंगे आपको क्या मिला, आपको सिंपली सारा का सारा डेटा प्रिंट हुआ हुआ मिल गया। हमारे पास क्या, एरे हमारी काफ़ी बड़ी है, वैल्यू, वैल्यू का इंडेक्स, और एक हमारे पास पूरा का पूरा डेटा प्रिंट होकर आ गया। अगर आप इस पर कोई लॉजिक्स वगैरह लगाना चाहें तो आप लॉजिक्स भी लगा सकते हैं, जो कुछ करवाना चाहें करवा सकते हैं। मैंने फिलहाल कंसोल में प्रिंट किया है। अच्छा, इस सारे के बजाय मैं सिंपली ये कर लूँ कि कंसोल डॉट लॉग में कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, मेरे पास क्या है, सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप वैल्यू को चेंज करना चाहें, कुछ बीच में और चीज़ें ऐड करवाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, इस चीज़ का हमारे पास कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेट से करता हूँ, जो मैंने आपको कहा कि ओरिजिनल एरे में चेंजेस होती है, तो मैं करता हूँ इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू एप्पल, इसको हम लोग कर लेंगे फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, नहीं स्प्लाइस नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाते हैं, फ्रूट्स इंडेक्स क्या नाम था हमारे पास, अच्छा देखो मैंने वो कर लिया, इसको मुझे इंडेक्स करना था आइटम के बजाय। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई डी एक्स, ये वैल्यू देते हैं, इंडेक्स देते हैं। मैंने क्या, जो वैल्यू लेट से एप्पल की इक्वल होती है, तो क्या करो, वो इंडेक्स उठाओ, एप्पल का जो इंडेक्स है ना, जब लूप करते तो हमें क्या देगा, एप्पल का इंडेक्स भी देगा ना। तो मैंने क्या, उस इंडेक्स पे एप्पल के बजाय ये चीज़ ऐड कर लो, ग्रेप्स। अब देखते हैं कि हमारे पास लूप करने से पहले क्या मिलता है, हमारी जो एरे है फ्रूट्स की वो क्या देती है, पहले क्या देती है, और इस सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास एरे में क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। तो देखते हैं क्या है। तो ये हमारी एरे थी, ये क्या थी पहले, एप्पल थी ना, और अब हमारे पास क्या हो गई है, ग्रेप्स हो गई है। तो मसला क्या निकला, अगर आपने फॉर ईच में कोई फंक्शनलिटी डिफाइन करी भी तो क्या होगा, आपके ओरिजिनल एरे में जाके चेंजेस हो जाएंगी। ये हमारे पास फॉर ईच क्या करता है, ओरिजिनल एरे में जाके सिंपली चेंजेस कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं फॉर ईच की बात बताऊँ, फॉर ईच से हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, जो कुछ आप करवाना चाहें करवा सकते हैं। लेट्स से कि मैं अभी कहता हूँ कि यार जो मेरे पास डेटा शो हो रहा है, ये कंसोल में शो हो रहा है, इसे मैंने यूजर इंटरफेस में शो कराना है यहाँ पे। तो इसके लिए आप मुझे तरीका बताएं, इसका तरीका क्या होता है वैसे, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है तो मैं कैसे कराऊंगा। वन कर एच वन इज इक्वल्स टू फ्रूट्स, और मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर सब कुछ ऐड करूंगा, या यूएल के अंदर ऐड करूंगा, चले एक अनऑर्डर लिस्ट है। तो मुझे बताओ तरीका क्या होगा, कॉन्स्ट दे देंगे यूएल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर यूएल। अच्छा, इसको बार बार सेलेक्ट करने के बजाय मैं इसको एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्स्ट एल आई क्रिएट करेंगे, एल आई इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, एल आई दे दिया, दे दिया यूएल डॉट अपेंड, यानी यूएल के अंदर डालो तो अपेंड, एल आई आ गया। अब बताओ नेक्स्ट, अब ये गए तो देखो क्या हुआ है, डॉट 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 यानी फ्रूट्स तो आ गए, लूप तो चला गया ऑलरेडी। ये देखो हमारे पास सारे के सारे एल आई से लेकिन एम टी है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट ना, ये मुझे एल आई के अंदर, जो वैल्यू है ना, ये मुझे एल आई के अंदर डालनी है। तो ये मैं कैसे डालूंगा, एल आई डॉट इनर टेक्स्ट कर लेंगे, सही है, इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो अब देखें हमारे पास आ गया ना, ये रेंडरिंग हमने किसने की है, जावास्क्रिप्ट में से। तो हमने यहाँ पे फिलहाल तो जो क्या कहते हैं उसे, फ्रूट्स की एरे खुद बनाई हुई है ना। आप सोचेंगे फ्रूट्स की एरे मैंने खुद बनाने के बजाय किसी डेटाबेस से लोड की थी, तो डेटाबेस से जावास्क्रिप्ट में लोड हुई है, जावास्क्रिप्ट से यूजर इंटरफेस पे डिस्प्ले हो गया। तो हमारे पास कोई ऐसा ही प्रोसेस चलता है, हम लोग डेटा जावास्क्रिप्ट में लोड करते हैं, देन जावास्क्रिप्ट के डोम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसको वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करा देंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है यहाँ तक।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात चाहता हूँ कि हमारे पास इवन ऑड का तो आपको पता है इवन नंबर कौन से ऑड नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6। जो नंबर हमारे पास 2 पे डिविजिबल होगा, डिविजिबल हो कम्प्लीटली, वो इवन होगा। और जो हमारे पास रिमाइंडर जिसमें बन जाए 1 बच जाए कुछ भी बचे, तो हमारे पास क्या होगा? वो ऑड नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे भी कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इंडेक्स को, तो देखिए हर एक आइटम का इंडेक्स तो मुझे मिल रहे हैं ना। कंसोल में आके देखते हैं। IDX मैंने क्या नाम रखा हुआ है? मैंने इसका नाम अपडेट नहीं किया। IDX कर लेंगे। देखो मेरे पास इंडेक्स तो सबके मिल गए ना। अब मैं एक चीज चाहता हूँ कि जो हमारे पास इवन इंडेक्स में है सिर्फ वो डिस्प्ले हो और ऑड वाले डिस्प्ले ना हो। या फिर मैं कहता हूँ कि जो इवन वाले उनके सामने लिखा हुआ है इवन, और जो ऑड वाले उनके सामने लिखा हुआ है ऑड, या उनके आखिर में इवन या ऑड इस तरीके भी लिखा हुआ है कुछ, बेसिकली ये चीज। एक सेकंड में चीज कंप्लीट कर लूँ। हमारे पास जो एप्पल है वो किस पे पड़ा हुआ है? जीरो पे पड़ा हुआ है ना। तो ये जीरो हमारे पास इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है? जीरो हमारे पास इवन नंबर होता है। इवन जीरो को हम लोग इवन नंबर में काउंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ऐसा निकला है, लिखा हुआ है। बनाना के केस में हमारे पास ऐसा लिखा आ जाएगा। जो हमारे पास ऑड है ना, ये वन ऑड होता है ना हमारे पास, तो देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इवन ऑड लिखा हुआ है। अब मुझे इसका लॉजिक आप लोग बताएं। ठीक है, आते हैं इसके इफ स्टेटमेंट में। इफ IDX परसेंटेज को हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं? मॉडुलस। 2 देन 0। तो देन हम लोग कर लेंगे। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा, जहाँ पे हम लोग वैल्यू एंटर कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसको हम लोग कर लेंगे वैल्यू प्लस, मैंने प्लस इवन लिखना है ना, नहीं नहीं इंडेक्स लिखना, इवन ऑड लिखना है ना, प्लस इज इक्वल्स टू ऐसा कर लेंगे इवन, और ऑड के केस में एल्स डाल देंगे। एल्स li डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू प्लस ऑड कर लेंगे। जी हाँ, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है, मैंने नंबर्स प्रिंट नहीं करा है। तो अब जाके देखते हैं। इवन ऑड आ गया। अच्छा, मैंने स्पेसिंग नहीं दी हुई, थोड़ी सी स्पेसिंग दे देंगे इसको। अपसेट है। इवन ऑड हमारे पास देखें इस तरीके भी लिखा हुआ आ गया। अगर आप चाहें तो सारे इवन भी प्रिंट करा सकते हैं। ये एल्स का ब्लॉक में बंद कर लेता हूँ, तो अब सारे मेरे पास देखें इवन प्रिंट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, कुछ जिस तरीके पे आप उनको सिंपली काम करवा सकते हैं। तो ये क्या है, एरे के ऊपर बेसिकली मैंने क्या बताया, लूप चलाया ना। तो मुझे बताएं क्या लूप का मुश्किल तरीका था ये, जिसमें ये कोई मुश्किल तरीका या फॉर लूप या फॉर ऑफ लूप नंबर किससे थे? इसमें तो आपको इंडेक्स भी मिल रहा है, वैल्यू भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। क्या मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं करूँ फ्रूट्स? ये तरीका अपनाया है। मैंने सिंपली लिखा है यार बस ये क्या करेगा, ये हमारे पास बने ही एरे के लिए, ये एरे के लूप्स ही एरे के ऊपर ही काम करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से अगर याद हो आप लोगों को, जब हम लोगों ने कुछ वो वाली बातें की थी, उसे क्या कहते हैं, हम लोग जब डॉम पढ़ रहे थे और उसमें हमें दो चीजें मिली थी, एक HTML कलेक्शन था और एक हमारे पास नोड लिस्ट था। जो हमारे पास क्लास नेम जो है वो हम HTML कलेक्शन प्रोवाइड करता था ना, याद है? अगर मैंने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो उसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स जो है एक एरे रिटर्न करता था वो हमारे पास। तो वो उस केस में मैंने कहा था यार ये एरे है लेकिन एरे नहीं है। तो वो पता है एरे क्यों नहीं? उसके ऊपर हमारे पास एरे के ये वाले जो इतने मेथड्स हैं ये काम नहीं करते। जो HTML कलेक्शन है ना, जैसे कि जो हमें कैसे रिटर्न की थी, क्लास नेम ने और टैग नेम ने, इन्होंने हमें जो रिटर्न की थी वो हमारे पास क्या थे? HTML कलेक्शन थी। तो हमारे पास क्या है, उनके ऊपर एरे का कोई मेथड भी काम नहीं करता। एक हमारे पास होती है नोड लिस्ट, और नोड लिस्ट हमें किसने रिटर्न की थी? क्यूरी सेलेक्टर ऑल ने की थी। अब क्यूरी सेलेक्टर ऑल ने हमें जो नोड लिस्ट दी है, क्या उसमें डिफरेंस है? एक हमारे पास ये चीज थी, एक हमारे पास HTML कलेक्शन थी, अगर आपको याद हो, जो हमने बाय क्लास नेम वगैरह या बाय टैग नेम की मदद से सेलेक्ट की थी। मेरा टैग नेम इनकी मदद से आई थी। एक हमारे पास थे नोड लिस्ट, ये हमें किसके बदले मिली थी? ये हमने जब किसी एलिमेंट को क्यूरी सेलेक्टर ऑल की मदद से हमने सेलेक्ट किया था। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि ये जो है ना, इसके ऊपर एरे का कोई मेथड भी काम नहीं करता। HTML कलेक्शन पे एरे का कोई भी मेथड नहीं चलता। लेकिन जो ये नोड लिस्ट है ना, इसके ऊपर हमारे के पास एरे का फॉर ईच काम करता है। ये जो एरे का लूप वाला ये वाला मेथड क्या है, ये उसके ऊपर काम करता है। बाकी उसके ऊपर और भी और जो चीजें वो काम नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ ये अकलौता जो है ना, ये हमारे पास इनके ऊपर काम करेगा।
तो ये जो एरे का मैंने कहा था कि यार हमारे पास एरेज नहीं होती, तो उनकी वजह यही है कि उनके ऊपर एरे के मेथड्स काम नहीं करते, और नोड लिस्ट हमारे पास जो क्यूरी सेलेक्टर ऑल रिटर्न करता है उस पे बस एरे का एक फॉर ईच का मेथड काम करता है, और काम नहीं करते। किधर गया वो? फिर को देखना है इसके साथ क्या होता है। ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर ईच कंप्लीट हो गया। तो फॉर ईच का बेसिक मकसद अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, कि हमारे पास क्या करेगा, एरे पे लूप करेगा, लूप करने के बदले आपको डेटा देगा, आप उसके साथ जो कुछ करवाना चाहें करवा सकते हैं। बेसिक मकसद के एरे पे लूप करके आपको डेटा प्रोवाइड करना। अब एक तो ये हमारे पास आ गया। अब अगला हमारे पास क्या है, इसके तरीके पे बिल्कुल सेम एक और मेथड है जिसका नाम है हमारे पास मैप। मैप का मेथड और फॉर ईच जो बिल्कुल है, बिल्कुल सेम काम करते हैं। क्या मकसद है, एरे पे लूप करना और आपको बदले में डेटा प्रोवाइड करना। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फॉर ईच हमारे पास क्या करता है, ओरिजिनल एरे में जाके चेंजेस करता है ना। डॉट मैप का जो मेथड है ओरिजिनल एरे में कभी भी चेंज नहीं करेगा। वो आपकी एरे की पहले कॉपी बनाएगा और उस कॉपी के ऊपर जाके लूप कर दे, उस कॉपी के ऊपर जाके चेंजेस करता है, तो आपकी ओरिजिनल एरे हमेशा सेव रहेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखा दूं, तो ये जो हमारे पास फॉर ईच का मेथड है, इन्होंने बताया for the for each method calls a function, a callback function once for array, one for each array element। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है सारा कुछ। अब ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का मैप मेथड, द मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे, यानी ओरिजिनल एरे के ऊपर के उसकी एक न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट, यानी एरे के एलिमेंट के ऊपर लूप करेगा हर एक एलिमेंट के ऊपर, और बदले में एक नई एरे क्रिएट करके देगा। दिस मेथड, द मैप मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एरे एलिमेंट्स विदाउट वैल्यूज, यानी आपके पास वैल्यूज वगैरह होती है और कुछ नहीं था। अच्छा, द मैप मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, आपकी ओरिजिनल एरे हमेशा क्या होगी, वो सेम रहेगी, उसमें कभी भी हमारे पास चेंजेस नहीं होंगे। जबकि फॉर ईच के केस में क्या होगा, आपके पास चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। इन्होंने बड़े मजे की मिसाल दी हुई है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया हुआ है, एरे के जो आइटम्स है ना उनको निकाला हुआ है, उनके ऊपर कुछ चेंजेस, कुछ चीजें करवाई हुई हैं। जब फॉर ईच की मदद से करवाया, इसको हम लोग देख लेते हैं। जब फॉर ईच की मदद से करा तो देखिए हमारे पास क्या हुआ। ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, क्या उन्होंने क्या किया, ये 45 जो 9 इन सबको निकालो और उनको एक बी आर दे दो। बी आर की वजह से लाइन ब्रेक आता है ना, तो देखिए क्या हुआ, एरे के सारे आइटम्स में लाइन ब्रेक आ गए। अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल वगैरह इसका देख सकें, तो अब देखें हमारे पास 45 बी आर 4 बी आर, यानी हमारे पास ओरिजिनल जगह पे सब कुछ चेंज हुआ हुआ है, इसलिए हमारे पास ओरिजिनल एरे में जाके चेंजेस वगैरह की हुए। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे दूसरा वाला निकालें, ये मैप वाला, इस मैप वाले ने क्या किया, कहते हैं एरे की जो वैल्यू आई है ना उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तुम्हारे पास देखिए यहाँ पे 45 92 ये सब कुछ आया हुआ है ना। लेकिन अगर मैं इसके बात करूँ, लेट से कंसोल करना है या यहाँ भी प्रिंट करा दें, डॉक्यूमेंट डॉट, ये हमारे पास की HTML मुझे नहीं पता ना। अच्छा, इसमें मैं एक H2 ऐड करूँगा, H3, H3 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, बस छोड़ो यार, इस पे भी इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा। इनका बताने का मकसद आपके पास ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल एरे में चेंजेस करने के बजाय दूसरे नंबर पे दूसरी कॉपी बनाएगा, उस पर चेंजेस करेगा, और आपकी ओरिजिनल एरे हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसमें कंसोल का ऑप्शन है कि नहीं, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। मेरे कोई सिंपली बना रहा था नंबर्स 1, देखते हैं कि हमारे पास अपने कंसोल में शायद प्रिंट हो। तो हाँ, ये देखो हमारे पास क्या है, इसको रन करा दें, मैं शायद मिक्स कर लिया। कंसोल डॉट लॉग नंबर्स 1, उन्होंने मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बदले भी क्या मिला हुआ है, क्या चाहिए, गलत किया मैंने, नंबर्स 1 नाम है। तो देखो ओरिजिनल एरे क्या है, 45 4 9, यानी ओरिजिनल एरे चेंज हुई। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि फॉर ईच की मेथड में आपकी ओरिजिनल एरे में चेंजेस हो जाती हैं, लेकिन डॉट मैप के केस में आपकी ओरिजिनल एरे बिल्कुल सेव रहती है, क्योंकि ये उसकी कॉपी बना के कॉपी के ऊपर काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पे अपनी तरफ देखें तो हमारी तरफ बिल्कुल सिमिलर होगा, कुछ भी नहीं है इसमें डिफरेंस। फ्रूट्स डॉट मैप लगाऊंगा, अगेन वही चीजें, क्या क्या मिलेगा, वैल्यू, इंडेक्स और एरे।
कंसोल डॉट लॉग किया वैल्यू, आपको सारी की सारी वैल्यूज देखें कंसोल में देखने को मिल गई है। अगर इंडेक्स किया, अगेन वही बात। और अगर हमने यहाँ पे एरे प्रिंट कराई तो हमारे पास देखिए पूरी की पूरी एरे आ गई। तो डॉट फॉर ईच की जैसा ही है, सिमिलर है, लेकिन इसका डिफरेंस कहाँ पे, बिहाइंड द सीन्स काम करने में। हमारे पास आगे बिल्कुल सिमिलरली काम करेगा। जो काम अच्छा मैंने यहाँ पे फॉर ईच की मदद से किया था, वो सेम काम मैं इसकी मदद से करके देखता हूँ। जो कोड मैंने फॉर ईच के लिए क्या लिखा था, वो मैं इसकी मदद से करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे आता हूँ, जो उसकी मदद से किया था ना सारा कुछ, मैं यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट। अच्छा, हमारा जो यूएल था उसे भी कॉपी करेंगे। देखिए एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट में कोई फर्क है? कोई भी नहीं, क्योंकि इनका मकसद बिल्कुल सेम है, एरे पे इटरेशंस करना। बट डिफरेंस इनके बिहेवियर में, कौन हमारे पास कैसे काम करता है। ये हमारे पास एक फॉर ईच और एक हमारे पास कौन सा था, डॉट मैप का मेथड था। अब हम लोग इनकी समझ आएगी इन दोनों की, पक्की बात है? ठीक है, अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे काम करते हैं। मैं आगे बढ़ने के लिए इस वाली एरे को कॉपी करूंगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ पे एरे का जो हमारा बेसिक मेथड था, ये फ्लैट मैप बिल्कुल तकरीबन सेम ही है, सब कोई खासा डिफरेंस नहीं। खैर इनकी डेफिनेशन पढ़ने की, डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, द एडिट द फ्लैट मैप मेथड टू जावास्क्रिप्ट द मेट द फर्स्ट मैप्स ऑल द एलिमेंट इन array देन क्रिएट्स अ न्यू array बाय फ्लैटिंग द array। अच्छा, फ्लैट मैप जो है हमारे पास 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है, जावास्क्रिप्ट का नया मेथड है। ये भी क्या करता है, ये बेसिकली डॉट मैप की तरीके पे ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारे पास ये पहले एरे के सारे एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट मैप्स, ये आपके एरे के पहले सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर लूप चलाता है, और लूप चलाने के बाद आखिर में न्यू एलिमेंट बनाता है, यानी सॉरी न्यू एरे बनाता है। आप डिफरेंस ऐसा समझो कि डॉट मैप का मेथड क्या है, वो हमारे पास एक एम्प्टी एरे बनाता है, और जब लूप करता है उस एम्प्टी एरे में वो आइटम डाल जाता है। लेट्स से इसने हमारे पास ये, एक सेकंड हम एक सेकंड हम लोग यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। तो जो डॉट मैप का मेथड है वो क्या करता है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके पे एक एम्प्टी एरे बना लेता है। ये एरे पे लूप करेगा। ये लेट्स से हमारी एक एरे बनी हुई है जिसमें हमारे पास नंबर नंबर लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा है हमारे पास में। ये इस एरे पे लूप करेगा, और लूप करने के बदले क्या है, एरे का जो सिंगल आइटम है ना, ये हमारी इस एम्प्टी एरे में एक सिंगल सिंगल आइटम भेजेगा। यानी डॉट मैप का मेथड क्या करता है, एक एम्प्टी एरे बनाता है, और लूप करने के बदले जो जो वैल्यू मिलती है ना उस एरे में डालता जाता है। ये हमारे पास डॉट मैप का मेथड नॉर्मली काम करता है। अगर आप कोई चेंजेस बोलेंगे तो किसके ऊपर चेंजेस करेगा, इसके ऊपर जो उसने खुद क्रिएट किए अपने लिए। आपकी ओरिजिनल एरे बिल्कुल हमारे पास सेव रहेगी, उसका कोई मसला नहीं होगा। ये हमारे पास डॉट मैप की बाय डिफॉल्ट नेचर है। लेकिन अभी जो हमारे पास फ्लैट मैप का मेथड 2019 में आया है, इस्तेमाल होता है, इतना कोई खास मैंने फिलहाल अपनी तरफ से नहीं देखा, लेकिन होता है। ये क्या करता है, ये आपकी एरे को एम्प्टी रखता है। यानी इसने एक एरे, आपकी जो एरे है ना उसकी वो लूप चलाया है, लेकिन ये अपनी एरे को बाय डिफॉल्ट एम्प्टी क्रिएट करता है। उसमें डेटा इस तरह नहीं कि एक दफा लूप के डेटा बीच में डालेगा, ऐसा नहीं है। वो पूरा का पूरा डेटा अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि इस दफा 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, ये अपने पास सेव करता जाता है। और एक दफा जब हमारे पास कंप्लीट क्या होता है, पूरी की पूरी एरे के ऊपर से इटरेशंस खत्म हो जाती है, एरे के ऊपर पूरा का पूरा डेटा लूप करने के बदले खत्म हो गए, एरे का सारा डेटा निकल आया, तो ये सारा का सारा उठा के एट द एंड एक ही दफा एक न्यू एरे क्रिएट करके उसमें डालता है। इस केस में क्या था, सिंगल सिंगल एंट्री हो रही थी इस केस में, और इस केस में क्या है कि पूरी की पूरी एंट्री एक ही बारी में हो रही है। तो मैप और फ्लैट मैप में छोटा सा डिफरेंस ये बीच में, इनके बिहेवियर में डिफरेंस है। बाकी मकसद तकरीबन कभी सेम ही है, एरे पे लूप करना और लूप करने के बदले डेटा देना, देन आप काम कर सकें, और ओरिजिनल एरे को सेव करके रखना। आपकी ओरिजिनल एरे हमेशा सेव रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। और फॉर ईच के केस में ये ओरिजिनल एरे सिंपली सेव नहीं है, ये इसमें चेंजेस पॉसिबल होंगी।
ठीक है। फ्लैट मैप यार ये मेमोरी वगैरह में ज़रा सो आपको करता है, मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस में ज़्यादा हेल्प आउट कर लेगा। इसके अलावा कोई खासा बीच में फ़र्क नहीं है, बस परफॉर्मेंस का फीचर्स है। क्योंकि देखिए ये अपडेट जो 2019 की आई हुई है ना, जो हमारे पास 2019 में जावास्क्रिप्ट की अपडेट आई है, जो मैंने अपडेट इसमें देखी है ना, मुझे ज़्यादातर ये लगा कि न्यू फीचर्स ऐड होने के बजाय इन्होंने पुराने फीचर्स को बदले नई फीचर्स ये डालेंगे जो कि परफॉर्मेंस में तेज़ हैं। यानी लेट्स अगर हमारे पास फॉर ईच स्लो था तो उन्होंने उसके बदले में कोई अल्टरनेटिव निकाल दी जो कि फास्ट हो। तो जो नई अपडेट्स आ रही है ना, सारी की सारी परफॉर्मेंस वगैरह या एसईओ वगैरह की अपडेट्स आ रही है। इसके अलावा कोई नया फीचर्स फिलहाल मैंने लैंग्वेज में नहीं देखा कि कोई नया फीचर आया हो। ये लैंग्वेज के हिसाब से कंप्लीट हुई है। अब आने वाले वक्तों में क्या पता है इसमें एआई की फीचर्स वगैरह भी आने लग जाएं। आ जाओ, ऐसा भी पॉसिबल है। आने वाले वक्तों में हो सकता है कि इसमें हमारे पास एआई की फीचर्स आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो ये जो नए नए सारी परफॉर्मेंस ज्यादा फ्लैट मैप की हो सकता है परफॉर्मेंस ज्यादा हो, क्योंकि ये एक एक दफा ऐड करने के बजाय, क्योंकि एक एक दफा ऐड करने में भी तो वक्त लगता है ना। भले मिली सेकंड लगते हैं, लेट से 0.2 मिली सेकंड या 2 मिली सेकंड लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस तो हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों से ही खराब होती है ना। तो उस केस में उन्होंने क्या बदला, उसके परफॉर्मेंस वगैरह बेहतर करने के लिए दिए कि एक एक डालने के बजाय सारा एक ही दफा इकट्ठा बीच में डाल दो, तो हमारे पास टाइम ज़रा बच जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस वगैरह में ज़्यादातर जहाँ तक मुझे समझ पड़ती है इसकी है। बाकी खुद ही भी आप लोग देख लो, मैं भी इसके बारे में देख लूंगा अगर कोई अच्छी बात लगती है तो। अच्छा, अगला हमारा कौन सा है? अगला हम लोग देखें यहाँ पे फ्लैट मैप हमने थोड़ी बहुत रेडिकल पार्ट कर लिया है। आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम ही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, करने का तरीका भी सेम ही है। अगला हमारा कौन सा आता है? ये एरे डॉट फिल्टर। अब फिल्टर और फाइंड में क्या डिफरेंस था? फाइंड मुझे कोई डिफाइन कर सकता है कि डॉट फाइंड का मेथड जो हमने किया था वो कैसे काम कर रहा था? और आपको पहला वाला जो है ना ट्रू फॉल्स नहीं था, इंक्लूड्स ट्रू फॉल्स काम करता था। डॉट फाइंड का मेथड क्या करता था? अगर एरे पे सर्चिंग की तो आपको पहली जो है ना, पहली सर्चिंग सिंपली वो प्रोवाइड करता था। लेट से अच्छा 7 क्लास बंद हुई है। अगर एरे में से हमारे पास पहला लेट से अगर 21 मिला, 18 से बड़ा आइटम मिले, तो आपको प्रोवाइड कर देगा और अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या था कि यार अगर आपको पूरी एरे पे सर्चिंग करनी है, लेट से आपके पास बड़ी डेटाबेस है और आप जाके देखना चाहते हैं कि यार इस डेटाबेस में किस बंदे की ये ईमेल है, या कितने बंदे 18 से बड़े हैं, या किस बंदे का ये नाम है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये कौन से डेटा में हमारे पास ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। उस केस में हमारे पास बेहतरीन तरीका कौन सा है? फिल्टर का तरीका है। अगर हम लोग यहाँ पे आके देखें, मैं इधर आता हूँ और मैं लगाता हूँ कि यार इसके ऊपर फिल्टराइज करो कि जो जो नंबर हमारे पास के 18 से बड़े हैं वो सारे दिखा दो। तो ये क्या करेगा, ये इस एरे को फिल्टर करके आपको एक न्यू एरे बना के देगा जिसमें वो सारे फिल्टराइज किया हुआ डेटा पड़ा होगा। आके देखते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर्ड डेटा। नहीं, फाइंड आपको सिर्फ पहली देगा। अगर उससे पहली कंडीशन ट्रू मिल गई ना किसी एलिमेंट के साथ, तो बस वो देके अपना किस्सा खत्म कर लेता है। इज इक्वल्स टू क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर्स डॉट फिल्टर। अगेन हमारे पास इसमें वही चीज़ होगी, डॉट फिल्टर लगाएंगे। क्या क्या चीज़ें होंगी? वैल्यू, इंडेक्स और एरे। मैंने लिख दिया वॉल, IDX, ARR। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हो ना। अगर आपको वैल्यू की ज़रूरत है तो आप वैल्यू लिखें, वैल्यू तो लाजमी है ना। अगर आपको इंडेक्स चाहिए तो आप फिर इंडेक्स लिखा करें, वरना फजूल में ना लिखें। ना ही एरे की ज़रूरत है तो मैं भी फिलहाल नहीं लिख रहा। आते हैं, मैंने लिखा वॉल, वॉल से मुराद वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि जो हमारे पास वैल्यू के 18 से बड़ी है, लेकिन प्रिंट तो नहीं करानी ना, इसे सेव कराना है ना। तो मैं करूँगा रिटर्न, जो भी 18 से बड़ी है उसको रिटर्न करो। रिटर्न होने के बाद किस में सेव होगी? इसमें एज अ एरे सेव होती रहेगी। तो मैं कंसोल कर देता हूँ फिल्टर डेटा को। तो देखिए, तो ये हमारे पास जितना भी हमारे पास डेटा क्या है, जो सारा का सारा हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वो सारा का सारा मिल रहा है। सेम काम अगर मिस ना कर दूं, फाइंड फिल्टर की जगह लगाता हूँ फाइंड, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ पहला वाला मिलेगा। ये आपको सिंगल एंट्री देता है, जबकि ये डॉट फिल्टर जो है आपको कंप्लीट एरे देगा। अच्छा, लेट से लगाओ कि यार यहाँ पे हमारे पास आ, सिर्फ एक हो, लेट से बाकी सब नहीं, सिर्फ एक कंडीशन है। एक से मुराद के सिर्फ एक नंबर हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मैं लिखा कि जो हमारे पास 26 से बड़ा है, तो बात यहाँ पे किया है, ये सिर्फ हमें 30 मिलेगा ना। तो ये इस केस में भी हमें क्या रिटर्न करेगा? एरे ही देगा। इस केस में भी हमें एरे ही मिलेगी। इस पे फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे पास एक भी यहाँ पे फुलफिल ना हुआ, कद्देस हुआ, तो उस केस में क्या मिलेगी? एम्प्टी एरे। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या करेगा, कुछ भी हो जाए क्या रिटर्न करेगा? हमेशा एरे में रिटर्न करेगा। अगर एक एंट्री है कि 10,000 है कि जीरो एंट्री है, यानी जीरो कंडीशन है, उस केस में भी क्या मिलेगी हमें?
फिल्टर ही मिलेगा। आप चाहे फिल्टर करने के बाद इसको कहीं पे डिस्प्ले करना है, चाहे कुछ भी करना चाहे, आप सिंपली कर सकते हैं, क्योंकि इस फिल्टर डेटा में आपका कंप्लीट डेटा फिल्टराइज होके पड़ा हुआ है। डॉट फिल्टर की समझ आइए कैसे काम करता है। एरे के ऊपर लूप करेगा और जितने कंडीशन है, ये बेसिकली ये नहीं कि एक को चेक किया और के साथ खत्म, ये सबको चेक करके आगे जाता है, ये सब के साथ काम करता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी। इसके बाद हमारा आता है रिड्यूस, राइट, सॉरी रिड्यूस आता है। अब रिड्यूस कैसे काम करता है, बड़ा आसान है। अब ये मेरी एरे है ना, मैं इस एरे को छोटा करना चाहता हूँ, ये छोटा कैसे होगा, तो डॉट रिड्यूस के मेथड की मदद से हम अपनी एरे को छोटा कर सकते हैं। अब इसका मकसद बताऊं, इसका मकसद क्या हो सकता है। देखिए बाज दफा ना आपके पास स्टैट्स बहुत बड़े होते हैं, या मेरे एक्सपेंस है, लेट्स सो मैं एक्सपेंस ट्रैक करता हूँ, या आप कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लें। हमारे पास कैलकुलेटर है, लेट्स से ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ये आपने कैलकुलेटर बना के रखा हुआ है। इस कैलकुलेटर में आपके नंबर्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलेटर बना हुआ है। अब आप एक नंबर ऐड करते हैं 10 प्लस ये 20 प्लस ये, तो एट द एंड ये क्या करता है, ये भी एक हिसाब से आपके डेटा को, एक आपने जो लिखा है ना, सारे को नंबर्स किस में सेव करेगा, एक एरे में सेव कर लेते हैं। मैं आपको लॉजिक अपनी तरफ से बता रहा हूँ कैसे काम करेगा, मेरी तरफ से ये ऐसे काम करेगा। और एट द एंड जब आप इक्वल लगाएंगे तो इन सारों को रिड्यूस करके छोटा कर देगा। अब डॉट रिड्यूस का मेथड कैसे काम करता है, बाकी सब में हमें कितनी चीजें मिली हैं, तीन चीजें मिली है ना, वैल्यू ये, लेकिन डॉट रिड्यूस के मेथड में हमें चार चीजें मिलती हैं। एक हमारे पास होता है एकम्युलेटर, जिसको हम लोग एसीसी लिखते होते हैं, कॉम्युलेटर। एक हमारे पास होती है करंट, एक हमारे पास होता है इंडेक्स, और एक हमारे पास होती है एरे। आपको कितनी चीजें मिलेंगी इस केस में, हमें टोटल चार चीजें मिलेंगी। अब एक कम्युलेटर से क्या मुराद है, देखें ये जो करता है ना, ये बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी करता है, तो ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेता है। लेट्स से 0 से स्टार्ट लिया, 1 से स्टार्ट किया, तो ये जो एकम्युलेटर है ना, इसमें आपका रिजल्ट सेव होता है। लेट्स से मेरे पास स्टार्ट किससे हुआ, 0 से हुआ, तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो देन करंट वैल्यू, करंट से मुराद हमारे पास एरे पे लूप करने के बदले जो मिले, तो पहले केस में से मिल गया, लेट्स से यार पहले केस में से मिल गया कि हमारे पास क्या, पहले केस में 12 है ना, इसकी वैल्यू 12 है, और मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ कौन सा, मैं इस्तेमाल करूँ एडिशन का, तो मैंने लगाया 0 प्लस, मैंने यहाँ पे लगा दिया 0 प्लस 12, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया, इससे 12 रिजल्ट आ गया। तो अब हमारे पास एकम्युलेटर की जो वैल्यू ना, ये जो एकम्युलेटर है, ये क्या करेगा, ये अपनी वैल्यू को किसके साथ अपडेट कर देगा, ये अपनी वैल्यू को अपडेट कर देगा। इसके बजाय इसको नीचे कोई बंद करूंगा, अब इसकी नई वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सिंपली 12। अब अगली दफा अरे लूप करेगा तो हमें 20 दफा 13 मिल रहा है। अब ये क्या करेगा, 13 प्लस जो हमारे पास एक्यूमुलेटर में जो कुछ पड़ा हुआ है ना, ये उसको सम अप करेगा। एक्यूमुलेटर में हमारे पास जो कुछ पड़ा है 12 पड़ा हुआ है, तो ये उसके साथ जो करंट वैल्यू मिली है सिंपली उसको सेव कर लेगा। हमारे पास से रिजल्ट आ गया 25। तो अब हमारे पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो जाएगी 25। देन एरे का नेक्स्ट आइटम मिलेगा, वो इसके साथ ऐड होगा। तो बेसिकली जो पुराना रिजल्ट होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू में सेव हो जाता है। सही है, तो डॉट रिड्यूस इस तरह छोटा करता है। अब इसका मकसद क्या करने का, लेट से आपके पास एक शॉपिंग लिस्ट है, आप ग्रोसरी करते हैं, आपको एक बिल मिलता है, तो आपको लिखा है यार इस बंदे ने ये लिया है, पूरी लिस्ट है, ये लिया है, वो उसकी प्राइस, वो उसकी प्राइस, वो लिया उसकी प्राइस। रेड्डी ने हमारे पास लिखा होता है ग्रैंड टोटल, यार इसका ग्रैंड टोटल हमारे पास ये हुआ है। तो ग्रैंड टोटल के केस में क्या होगा, ग्रैंड टोटल के केस में हमारे पास कुछ ऐसा ही होता है, वो आपके सारे के सारे नंबर्स को एक एरे में सेव कर दे और एट द एंड सबको रिड्यूस करके एक फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये है। तो डॉट रिड्यूस का मेथड कुछ इस मकसद के लिए काम होता है। कितनी चीजें मिलती है इसमें हमें, किधर गया किधर गया, इसमें मिलती है बेसिकली चार चीजें, एकोमोलेटर, करंट, आइटम, सॉरी इंडेक्स और एरे। अच्छा ये जो इंडेक्स मैंने यहाँ पे इंडेक्स बोला, कि इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स बेसिकली जो करंट डेटा निकले ना उसका इंडेक्स होगा। पहली बारी में हमें डेटा मिलेगा तो इंडेक्स क्या होगा, 0। अगली दफा लूप करने में 1 2 इस तरीके पे कंटिन्यूसली हमारे पास चलता रहता है। तो ये इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, इंडेक्स इसका होता है, इस करंट का इंडेक्स होता है। थ्योरेटिकल पार्ट समझ आया इसका। इसका मैं प्रैक्टिकल तरफ जाते हैं, अपनी एरे को छोटा करते हैं, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट, मैं फिलहाल रिजल्ट के नाम से रख रहा हूँ, फिलहाल जहन में कुछ और नहीं आ रहा, इज इक्वल टू नंबर्स
डॉट मेथड लगाता हूँ डॉट रिड्यूस का। अब कितनी चीजें हैं देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, प्रीवियस वैल्यू यानी पुराना रिजल्ट, करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स यानी करंट वैल्यू का इंडेक्स, और एट द एंड हमारे पास पूरी की पूरी एरे। चार चीजों उन्होंने यहाँ पे डिफाइन की है। इन्होंने यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू नाम दिया है, हम ज्यादा इसको एकोमुलेटर कहते हैं या एसीसी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके देखना चाहूँ और रिड्यूस में, तो हमारे पास देखें यहाँ पे लिखा होगा द टोटल लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे पहले एकोमुलेटर था, अब एकोमुलेटर या एसीसी या फिर टोटल भी कह लें, एक ही बात है। इसका मकसद है पिछले रिजल्ट को स्टोर करना। अब कितनी चीजें हैं, टोटल, उसके बाद करंट, अब उसको चले हम लोग वैल्यू के नाम से रख लेंगे, उसके बाद इंडेक्स, किसका इंडेक्स, इस वैल्यू का इंडेक्स, प्रेजेंट एरे। अच्छा इन सबको तो मुझे जरूरत नहीं, तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, टोटल को और वैल्यू को मैं अपने पास प्रिंट कराता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टोटल कॉमा वैल्यू। ये मेरे पास एक, मेरे ख्याल में एक एरर ही देगा जहां तक मेरा ख्याल है, अनडिफाइंड ऐसा कुछ लिखाएगा। तो देखो 12 13 अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड, हर जगह पे हमारे पास सिंपली अनडिफाइंड आ गया, हमारा काम एक हिसाब से नहीं हुआ। हम्म, क्या लाजमी लिखना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं था। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज वगैरह आ गई हैं। अब बात आती है कि यार इसको मैंने रिड्यूस करना, तो रिड्यूस करने के लिए आपने कोई ना कोई फीचर यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब लेट से मैंने लिखा यहाँ पे कि यार मुझे बीच में क्या करना है, टोटल प्लस वैल्यू, इनके बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, एडिशन का करना चाह रहा हूँ। तो मैं रिटर्न कर दूंगा, और रिटर्न करने के बाद कंसोल डॉट लॉग, मुझे बताओ रिजल्ट क्या बने। मेरे केस में रिजल्ट क्या बन गया है, 170। आप आए बीच में सब्ट्रैक्शन कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर ले, डिवीजन कर ले, जो कुछ करना चाहेंगे बीच में हमारे पास हो जाएगा। बेसिकली ये क्या करेगा, आपकी एरे को छोटा करके प्रोवाइड कर लेता है। अब हमारी एरे टोटल क्या बन गई, ये बन गई। तो मैंने खैर इसके अर्थमेटिक ऑपरेटर की बेस पे किया है, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। डिवाइड पे हमारे पास ये आ रहा है, नहीं तो हम लोग नॉर्मली एडिशन करते हैं, देखें एडिशन में हमारे पास ये आ गया। तो पुराने रिजल्ट में नया रिजल्ट ऐड करो। आपके लिए ये हिसाब से अगर देखें तो हमें लूप फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ता है ना इस काम के लिए। अगर मेरे पास एरे होता कि आप पुराने देखिए, अगर मैं फॉर लूप की मदद से बताऊं तो फॉर लूप की मदद से कुछ ऐसा होगा, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन numbers dot length आई प्लस प्लस। इससे पहले कौन सी सॉरी, लेट रेस्ट से मुराद रिजल्ट है इज इक्वल टू 0, कि रिजल्ट भी तो स्टोर करना है ना किधर। तो करेंगे नंबर्स, हाँ, रिजल्ट रेस्ट इज प्लस इज इक्वल टू, अच्छा ये आप प्लस इक्वल लगाए, यानी पुरानी वैल्यू में नया ऐड करने के लिए प्लस इक्वल लगाए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं रेस प्लस ये, सॉरी, रेस इज इक्वल टू रेस प्लस, यानी ये रेस इज इक्वल टू रेस की पुरानी वैल्यू और बीच में नंबर। तो आप इस तरीके भी कर सकते हैं, और आप शॉर्टकट प्लस इक्वल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हमारे पास वेरिएट्स हैं। यहाँ पे करेंगे नंबर्स आई, जो भी हमें मिले। तो अब इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग रेस को लिखूँ ना कि मुझे रेस से क्या मिले, इस ऊपर वाले को मैं बंद करता हूँ, तो रेस्ट देखें मुझे सेम रिजल्ट मिले। लेकिन कोड क्या लिखना पड़ा है, इतना बड़ा लॉजिकल कोड। तो ये कोड आसान है कि ये वाला कोड आसान है। ये तो बेसिकली एक लाइन हुई है ना, तो अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बोलूँ तो ये मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। इसको मैं आता हूँ यहाँ पे, ये लो। अच्छा रिटर्न के केस में मैं एक लाइन डालना लाजमी, रिटर्न के केस में हमें लगाना लाजमी है, उसके बगैर काम नहीं करता। क्योंकि रिटर्न लगाऊंगा ना तो रिटर्न नहीं, हमारा काम हो जाएगा बिना रिटर्न के भी। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट देखूँ ना, तो हाँ हमारा काम हो गया। हाँ, तो ये शॉर्टकट है ना इस फंक्शन का। अगर आपने लेट से ये देखें रिटर्न कब काम करता है, ये बाय डिफॉल्ट, अच्छा फंक्शंस में हमारे पास अगर लाइन एक होना और आपने करली ब्रेसेस में डाली, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न ही होगी, क्योंकि उसकी आदत है रिटर्न होना। अगर तो आपने करली ब्रेसेस नहीं डाली हुई है, नहीं डाली हुई, अगर आप करली ब्रेसेस डालते हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से रिटर्न नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे खुद ही रिटर्न लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास का कोई फंक्शंस का बिहेवियर है कि रिटर्न का असल मकसद होता है चलने के बदले कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना। तो अगर आपने करली ब्रेसेस डाली है तो उस केस में रिटर्न लिखना लाजमी है। लेकिन आपने करली ब्रेसेस डालने के बजाय इस एरो के बिल्कुल सामने लिखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बिना रिटर्न के भी ये काम करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न ही हो रहा है। अच्छा, तो बताने का मकसद क्या था
कि ये हमारा एक लाइन का काम है और ये हमारा 3 लाइनों का काम है। तो ये रिड्यूस का मेथड हमारे लिए कुछ आसान साबित हुआ है। अगली बात आती है कि इसके बाद कौन सा मेथड है, तो इसमें बात हमारे पास रिड्यूस राइड है। डिफरेंस इतना है कि यार ये चीज मुझे समझ नहीं है कि इन्होंने क्यों बनाई हुई है। डिफरेंस इतना है कि रिड्यूस किससे काम करेगा, 0 1 2 इसमें काम करता है ना, और रिड्यूस राइड किससे काम करता है, वो अपोजिट से काम करता है। यानी 25 जमा 16 जमा 9 जमा 4 इस तरीके पे करेगा। रिजल्ट भी बिल्कुल सेम ही आते हैं, रिजल्ट में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। कि मैंने रिड्यूस लगाया ना, इस चीज को मैं रिड्यूस के बजाय रिड्यूस राइड के साथ लगाता हूँ। इन लोग को मैंने किसके साथ लगा दिया, रिड्यूस राइट के साथ लगा दिए। तो अब देखो रिजल्ट में कोई फर्क आया है, वही 170 है, लेकिन दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं जीरो से, और एक हमारे पास ऑपोजिट से स्टार्ट करता है। ठीक है, कॉन्स्ट रिजल्ट 2। इसके बाद हमारे पास फिल्टर का मेथड कंप्लीट होता है। फिल्टर के मेथड सॉरी रिड्यूस का मेथड कंप्लीट होता है। समझ आइए ना, रिड्यूस की फिल्टर रिड्यूस जितने देखें इन सब की समझ आ रही है। एक आखिरी हमारे पास आता है यहाँ पे, कौन सा, अच्छा एवरी और सम रह गए, बाकी हम लोग आराम और सुकून से देखेंगे। इसमें हमारे पास एक स्प्रेड आएगा और एक रेस्ट आएगा। फिलहाल इनकी हमें जरूरत नहीं है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जब नेक्स्ट जीएस पढ़ेंगे, नेक्स्ट जीएस में इसकी असल जरूरत पड़ेगी, तो वहां भी ये काम आएंगे। अभी हमारे पास एक आया एवरी और एक हमारे पास आया सम। इनको समझते हैं। इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ। सम से मुराद होता है, सॉरी एवरी है ना हमारे पास, एवरी से मुराद है कि लेट से मेरे पास यहाँ पे आप बैठे हो, एक 15 बच्चे बैठे हो, 15 स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मैं कहता हूँ कि यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा, सबकी एज बड़ी होनी चाहिए। मैंने सबसे एज पूछी, आप सबकी एज अगर 18 से बड़ी है तो मैं आप सबके लिए फुलफिल कहूंगा कि हाँ यार ये सारे 18 से बड़े हैं, ये क्लास हमारी 18 प्लस है। लेकिन अगर इसमें कोई एक बंदा भी हमारे पास 18 से छोटा हो गया ना, तो इस क्लास के ऊपर मैं स्टैम्प लगा दूंगा कि ना यार ये हमारे पास 18 से बड़ी नहीं है। तो एवरी का मेथड क्या करेगा, इसमें आप बेसिकली कंडीशन देते हो, और ये आपको ये डिसाइड करता है कि यार ये आपको बदले में रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स देता है कि देखो ये जो बातें तुमने कही है क्या ये सब पे लागू हो रही है। यानी मैंने 18 बोला तो 18 इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, सब पे 18 की एज लाजमी लगेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सम की मदद से लगाया, सम की मदद से क्या होगा कि चलो यार इन सब में अगर एक बच्चे भी 18 से बड़ा है ना, तो सबको कहते हैं कि सारे 18 प्लस है। एवरी और सम में डिफरेंस है। एवरी कहता है कि यार हर एक का होना लाजमी है, सम कहता है कोई एक हो गया तो काम चला लो, किस्सा हमारा हल होता है। तो मैं यहाँ पे सेम इसी को चलाऊंगा, अपनी जो एरे है मैं इसी एरे को लेकर चलूंगा जिसमें हमारे पास ये है। मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट एवरी का इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल्स टू नंबर्स डॉट एवरी। इसमें भी आपको क्या मिलता है, सॉरी ट्रू फॉल्स मिलता है, लेकिन वैल्यू इंडेक्स और एरे ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। लिखा वैल्यू इंडेक्स और उसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैंने सिर्फ लिखा वैल्यू। अब क्या करना है, रिटर्न वैल्यू इज ग्रेटर देन 18। तो ये देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देगा। लिखा एवरी, तो उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या है हमारे पास, मैंने कहा सारे 18 से बड़े हैं, ये हमारे पास सिंपली फॉल्स आ जाना चाहिए, तो फॉल्स आ गया। लेकिन यही काम अगर मैं किसकी मदद से कर दूं, एवरी की जगह सम लगा दूं, अब देखें अब ट्रू आ गए। तो एवरी और क्या नाम है, सम में ये डिफरेंस है कि एवरी कहता है कि सब पे होना लाजमी, और सम कहता है कि किसी एक पे भी चल गया तो हमारा काम सिंपली काम चल गया, हमारा कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अगर आपने कोई डेटा में चेक करने गया, सारा का सारा डेटा देखो, सारा का सारा फुलफिल है, सबने अपना इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दी हुई है, तो इसको आगे प्रोसेस कर लो, ये हमारे पास यहाँ से ट्रू मिल जाएगा। लेकिन आपने कहा यार किसी एक बच्चे का भी डेटा पूरा है तो बस खैर आगे चला दो, फॉर एप्लीकेशन आगे चला दो, तो उस केस में हमारे पास सम का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एरे के मेथड से इटरेशंस वाले जो कि अच्छे खासे इस्तेमाल होते हैं, तो इनकी समझ आइए। रिड्यूस हो गया, फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, मैप, फॉर ईच, एवरी, सम, ये सारे जो हमने देखे हैं, इंक्लूड, सारे क्लियर हैं। एक आखिरी चीज बस मैं कराता हूँ फिर उसके बाद एंड करते हैं। यहाँ तक तो एरे के मेथड्स तो क्लियर है ना। अब एक अगला पार्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास रह गया था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने एंड करनी है, वो है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स। ये क्या चीज है, ये बेसिकली इफ एल्स के तरीके पे ऊपर ही है, ये जिस तरह इफ एल्स होते हैं ना उसी तरीके में जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, थोड़ी कम इस्तेमाल होती है लेकिन एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर सी प्लस प्लस में एक चीज एग्जिस्ट करती है तो आपके पास भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एक लॉजिक वहां पड़ता है, लेट से इफ एल्स आपके पास है तो इफ एल्स यहाँ पे भी होनी चाहिए। बेसिकली ये रूल बुक है हमारे पास, इनका फॉलो करना पड़ता है एक लैंग्वेज बनने के लिए। तो सेम तरीके पे जावा से भी हमारे पास क्या है, स्विच स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, ये इफ एल्स की तरीके पे ही है, थोड़ी कम इस्तेमाल होती है लेकिन होती हैं। ये कैसे काम करती है, ये आपकी कंडीशन पे डिपेंडेंट है। लेट से मैंने कहा कॉन्स्ट डे इज इक्वल्स टू, आज हमारे पास क्या है, फ्राइडे है ना,
मैंने लिखा फ्राइडे। अब मैं क्या करता हूँ कि यार स्विच स्टेटमेंट लिखने हैं। स्विच, इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, स्विच, केस, डिफॉल्ट। स्विच हमारी मेन कंडीशन है, यहाँ पे आप अपनी कंडीशन यानी आप यहाँ पे अपना कोड प्रोवाइड करते हैं कि आपने किस चीज को कंपेयर करवाना है। तो मैंने किसको कंपेयर करवाना है, इस डे को, कि यार मेरे डे के अगेंस्ट क्या डेटा अवेलेबल है, यानी मेरे डे के अगेंस्ट क्या इन्फॉर्मेशन है। केस के केस में ये जो है केस, ये आपका बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर मंडे हुआ तो ये चीज है, अगर ट्यूसडे हुआ तो ये केस है, बेसिकली इफ एल्स है ये। और इफ एल्स इफ है। और डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, ये एल्स है कि अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन मैच नहीं तो हमारे पास डिफॉल्ट चल जाएगा। इसमें तीन चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे से बनाता हूँ स्विच, बीच में लिखा डे है, किसको हमने कंपेयर करवाना, तो मैंने इसको कंपेयर करवाना। आप चाहें तो फ्राइडे डायरेक्टली लिख लें या फिर आप इस तरह लिख लें। अब उसके बाद आती है बीच में आपके केसेस। मैंने लिखा केस, सबसे पहला केस हमारा कौन सा है, मंडे। इसका सिंटेक्स बस देख लें, इसका सिंटेक्स हमारे पास कुछ इस तरीके पे है। इसमें कंडीशन के लिए आप ऐसा नहीं करते, आपने लिखना है केस और उसके बाद आपने लिखा मंडे और उसके बाद आपने बीच में क्या लिखाना है, कर्ली ब्रेसेस भी नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं होता। इसमें हमारे पास ये सिंपली कॉलन है। सेमी कॉलन अभी तक यूज करते हैं, लेकिन शिफ्ट और सेमी कॉलन दबाएंगे तो हमें नॉर्मल कॉलन मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको ने सिर्फ इसके बाद इंटर करने इधर आना है। अच्छा, ये चीज याद रखनी है कि आप जो कोड लिखेंगे ना इस केस मंडे के लिए, कि मंडे के बदले क्या चलेगा, वो आपने बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखना, बल्कि आपने इसके आगे लिखना है। लेट्स से तकरीबन इतना इतना गैप बीच में होना चाहिए। इस गैप को हमारे पास कहा जाता है इंडेंटेशन या फिर स्पेसिंग। क्योंकि इसमें तो करली ब्रेसेस नहीं है ना, करली ब्रेसेस का मकसद क्या होता है, बॉडी डिफाइन करना ना। तो इसकी बॉडी कैसे डिफाइन होगी, इसकी बॉडी बेसिकली इसकी मदद से डिफाइन होती है कि ये जो आगे है ना, ये इसकी इसकी बॉडी है। ये हमारे पास कुछ ऐसे डिफाइन होगा। तो मैंने कहा कि यार ये मंडे है तो मंडे को दिन सिंपली बिरयानी प्लस रायता प्रिंट करा दो कि यार मंडे के दिन मेन्यू में बिरयानी और रायता है। एक कंडीशन पूरी हो गई है, हो गया एंड। अब इसके नीचे अगर आपने सेकंड केस बनाया तो आप इसके नीचे नहीं बनाएंगे। केस की लाइन कौन सी है, ये वाली। अपने वापस उसी लाइन पे आना है। लिखा केस ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन अगेन कॉलन कंसोल डॉट लॉग। आज हमारे पास है गोश्त, सफेद गोश्त है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन यानी नया केस बना तो क्या करूंगा, बैक जाऊंगा, केस वेडनेसडे, वेडनेसडे केस बने होते हैं, यही है यही है, यही स्पेलिंग वेडनेसडे कंसोल डॉट लॉग। आज के दिन हमें मिलेगा रोश मिल जाएगा। अगला हमें क्या है, केस थर्सडे, मैंने भी नहीं खाया, थर्सडे कंसोल डॉट लॉग बीच में कर लेंगे, नंबो मिल रहा है। अपना देखते हैं कि आगे क्या मिल रहा है। केस देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइडे। फ्राइडे को हम लोग कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग, बारबेक्यू करते हैं। आज बारबेक्यू है। सैटरडे और संडे को हमारा रेस्टोरेंट क्लोज्ड है। मैं कर लूंगा सिंपली केस सैटरडे कंसोल डॉट लॉग क्लोज्ड विल ओपन ऑन मंडे, मंडे एंड संडे के लिए भी मैं सेम ही लिख लूंगा। अगेन पीछे आऊंगा, केस संडे कंसोल डॉट लॉग क्लोज्ड विल ओपन ऑन मंडे। अब हमारा क्या हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब कुछ चलिए। अब नेक्स्ट डे करने हैं, नेक्स्ट में करूंगा सिंपली आखिर हमारा क्या होता है एल्स, क्योंकि अगर यूजर ने कोई डेट ही गलत लिखी, कुछ आउटपुट उसका इनपुट गलत हुआ तो उसके सिंपली डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में कोई केस नहीं होता, कुछ नहीं लिखना, सिंपली कंसोल डॉट लॉग प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड वीक डे नेम। सिंपली हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इफ एल्स का कुछ कोड है जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या हमारी कंडीशन आई है जिसका कंपैरिजन करवाना है और हमारे केसेस आए हैं। ये जो कोड लिखा है देखने में समझ आ रही है, मकसद समझ आ रहा है इस कोड का क्या है। अगर ये हमारे पास क्योंकि चेक करेगा डे क्या है, यहाँ पे मंडे है, तो जो कुछ यहाँ पे लिखा है ना उसको चेक करेगा पहले केस के साथ, क्या ये आपस में मैच हो रहे हैं, ये कहेगा नहीं। आगे बढ़ेगा, मैच हो रहे हैं, कहेगा नहीं, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। इस केस में उसका मैच हो जाएगा तो आपको कंसोल में प्रिंट करा क्या करा देगा,
बारबेक्यू। अच्छा, सिर्फ बारबेक्यू प्रिंट होगा ना? अब एक मसला मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि मैं पर्सनली इनको क्यों इस्तेमाल नहीं करता। अब अगर आप लोग देखें तो फ्राइडे फ्राइडे मैच हो रहा है ना, बारबेक्यू प्रिंट होना चाहिए ना, लेकिन अब आए हैं बारबेक्यू क्लोज विल ओपन ऑन मंडे, क्लोज विल ओपन ऑन मंडे, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड वीकडे। देखें यानी प्रिंट तो ये होना चाहिए ना, लेकिन नीचे सब कंसोल प्रिंट हो गए। मसला क्या है? मसला है कि ये इन केसेस के अंदर ब्रेक नहीं है, ये बस चलते रहते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो नीचे का सारा कोड प्रिंट हो जाता है। एल से फॉर इफ केस में तो ऐसा नहीं है ना, एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो बस नीचे बंद हो गया, नीचे कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन इस केस में वो कोड एग्जीक्यूट लाजमी होता है, उसकी ब्रेक्स फेल है, वो रुकता नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आपको उसको खुद ही रोकना पड़ता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ये मेरा कोड है, इसके बाद तुमने रुक जाना है। आपको इसे खुद ही बताना पड़ता है। या आप बताएंगे कैसे? या आप वैसे बताएंगे कि आपने जो कोड लिखना है, लेट से आपने पूरा लॉजिक लिख लिया मंडे के लिए, और सबसे आखिर में आप आके कीवर्ड लिख देंगे ब्रेक का। ब्रेक से मुराद बस रुक जाओ। अगला हम लोग हर किसी में करेंगे ब्रेक, 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 ब्रेक आ गया। यहाँ पे भी डिफॉल्ट के बाद डालने का कोई मकसद नहीं है, डिफॉल्ट केस में कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो बस वैसे भी सबसे आखिरी है ना। तो अब हमारे पास ये फ्राइडे के बाद प्रिंट कराएगा और रुक जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स हैं। इसको मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन एग्जिस्ट करती है। कभी किसी को कोड देखो तो पहले से ये चीज़ समझ आ जाए कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास यहाँ तक ही था। इसको अगर मैं डायनेमिक करना चाहूँ तो डायनेमिक कैसे करूँगा? मैं सिंपली प्रॉम्प्ट वगैरह इस्तेमाल कर लूँगा। लेकिन मसला ये कि एक काम करते हैं, यूज़र तो हो सकता है बड़े छोटे नाम लिख देना। मैं आप लोगों की तरफ से एक लॉजिक बनाना चाहूँगा। फ्राइडे, संडे, मैंने सारे के सारे क्या किया, नाम छोटे कर लिए हैं। मैं कन्वर्ट करूँ इसको किस में? प्रॉम्प्ट में। फिर प्रॉमिस वापस आ गए, इंटर डे नेम। आके देखते हैं कुछ ना कुछ आगे। लेट से मैं लिखा यहाँ पे फ्राइडे, लिखा फ्राइडे। यहाँ पे अगर आप देखें नज़र नहीं आ रहा होगा, छोटा सा नज़र आ रहा है क्योंकि जूम नहीं हो पा रहा। ओके किया, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड वीडियो नेम आ गया। अब मसला क्या हुआ कि मैंने कोड किसके हिसाब से बनाया है? इस हिसाब से। अगर यूजर ने कुछ छोटा बड़ा कर लिया फिर, तो मुझे कोई ऐसा लॉजिक बताओ कि यूजर कुछ भी लिखे लेकिन वो छोटे में कन्वर्ट हो जाए। सिंपली उसका मेथड हमारे पास स्ट्रिंग मेथड कौन सा है? टू लोअर केस। मैं इसके आगे लगा दूंगा ज्यादा गैस बनाने की वजह, मैं सिंपली इसके आगे बना दी, तो ये यूजर से नाम उठाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। मैंने इस दफ़ा रिफ्रेश किया, लिख दिया यहाँ पे मंडे, सब कुछ मैंने कैपिटल लिखा है, इंटर किया, बिरयानी प्लस रायता। एक मैंने छोटा लिखा, एक बड़ा लिखा, फिर भी हमारा काम चल गया। तो हमारा कोड सिंपली फ्लेक्सिबल हो गया। तो इस चीज़ का नाम हमारे पास क्या है? स्विच स्टेटमेंट्स। और इससे पहले हमने क्या देखे? जावा सबके हाई ऑर्डर एरे मेथड्स। हाई ऑर्डर एरे मेथड्स हमने इसका नाम क्यों लिखा है? एरे मेथड्स थे, लेकिन मैंने हाई ऑर्डर क्यों बोला है? एज अ आर्ग्यूमेंट लेते हैं हमारे पास दूसरे फंक्शन को, यानी कॉल बैक लेते हैं, इस वजह से हमारे पास कुछ ये कहलाते हैं। तो ये जो चीज़ें ये पढ़ी हैं सारी क्लियर है? कुछ सवाल है इसमें? बस ये आपके जावा स्क्रिप्ट का आखिरी टॉपिक था। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट में एक चीज़ रहती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये मैं नहीं करा रहा क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसकी वजह काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में कितनी खास इस्तेमाल नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे पास जो आप लोग कोर्स में थी ना, आप लोग कोर्स में तो रिएक्ट भी नहीं है। हाँ, आप लोग कोर्स में, चलो मैं इसको बंद करता हूँ पहले।